चैप्टर 2 लाइफ इंश्योरेंस रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का पुनः प्रचलन। ये टॉपिक बच्चों मैंने आपको वीडियो भेज दी थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें सारी की सारी रिवाइवल के बारे में लिखा है। रिवाइवल बेसिकली क्या होता है कि कभी आप प्रीमियम टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने टाइम पे प्रीमियम नहीं किया, तो मैंने आप पे नहीं किया, तो आपकी पॉलिसी क्या हो गई, लैप्स हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। तो आपकी पॉलिसी समाप्त हो गई। उसके बाद आपकी जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो अब जो भी पॉलिसी के नियम और शर्तें थी वो सब क्या हो गई, व्यर्थ हो गई, क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरा। लेकिन यहाँ पर रिवाइव, आप अपनी पॉलिसी को पुनः प्रचलित करवा सकते हो, रिवाइव करा सकते हो, दोबारा से इफेक्टिव कर सकते हो। कैसे? आप सोचोगे कि लास्ट डेट तो निकल गई, आपने प्रीमियम नहीं पे किया, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप दोबारा से प्रीमियम पे करते हो, पुराना जितने भी एरियर्स थे आपके प्रीमियम के, ठीक है, और जो भी डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स एंड पॉलिसी के जो भी लैप्सेशन पीरियड की कंडीशंस है, उसके बेसिस पर आप जो सारी कंडीशंस, क्योंकि वो रिवाइवल की कंडीशंस आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में होती हैं, नहीं तो आप जो भी जिस भी कंपनी से बाय कर रहे हो, किसी भी एजेंट से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी पॉलिसी का जब रिवाइवल करा लेते हो तो आपकी पुरानी पॉलिसी ही इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी के बच्चों यहाँ पर टाइप्स दे रखे हैं। वेट, टाइप्स है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी के, टाइप्स ऑफ रिवाइवल स्कीम्स के नाम से। ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो भेज चुकी हूँ जिसमें बता रखा है, मैं आपको फिर भी उसको एक रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है। एक सिंपल एक आपको ब्रीफ रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है। तो रिवाइवल स्कीम्स में क्या होता है, पुनः प्रचलन के प्रकार। सबसे पहले है ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल क्या होता है बच्चों, सामान्य पुनः प्रचलन, मतलब नॉर्मल तरीके से आप सिंपली इंश्योरेंस कंपनी जितना भी टाइम आप लेट प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उस उतने टाइम का प्रीमियम, जितने टाइम का आपने पे नहीं किया, वो प्रीमियम विद इंटरेस्ट आप पे कर देते हो, जिसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ नहीं देना होता। अगेन रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस, गैर चिकित्सा आधार पर पुनः प्रचलन। इसमें क्या होता है कि जो भी, इसमें भी कोई मेडिकल, दोबारा से मेडिकल वाला कोई प्रोविजन नहीं होता। तो जो भी आपकी पॉलिसी की वैल्यू होगी उसी के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर नॉन मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है वो डिसाइड की जाती है। रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस, यहाँ पर आपका फिर से मेडिकल होता है, अकॉर्डिंगली जो टर्म्स होती हैं वो डिसाइड की जाती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा आधार पर पुनः प्रचलन। किस्तों द्वारा पुनः प्रचलन, यानी कि यहाँ जो भी आपकी पेमेंट ऑफ जो प्रीमियम का पेमेंट ड्यू है, या आपका जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू है, उसकी जो पेमेंट है आप किस्तों में करते हो, ठीक है ना। रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट्स मीन्स किस्तों द्वारा पुनः प्रचलन। द नेक्स्ट इज रिवाइवल बाय लोन। रिवाइवल बाय लोन क्या है, ऋण द्वारा पुनः प्रचलन। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी अमाउंट ड्यू होती है, तो कंपनी उसकी सरेंडर वैल्यू के बेसिस पर कंपनी आपको लोन इशू करती है, और उस लोन में से जितना कंपनी का पैसा कंपनी डिडक्ट कर लेती है, और जो आपकी पॉलिसी अप टू डेट हो जाती है। और यहाँ पर स्पेशल रिवाइवल स्कीम नाम से पता चल रहा है, विशेष पुनः प्रचलन योजना, ये स्पेसिफिकली इंश्योरर के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो सेंड की है, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज लोन्स। अब बच्चों लोन क्या है, ऋण। लोन क्या होता है, द पॉलिसी विच हैज अ सरेंडर वैल्यू दैट द पॉलिसी हैज अ लोन वैल्यू। जिस भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है, उस पॉलिसी की एक लोन वैल्यू भी होती है। तो इंश्योरर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंश्योरर कैन ग्रांट अ लोन टू द पॉलिसी होल्डर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। तो जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पर इंश्योरर जो है पॉलिसी होल्डर को लोन दे सकता है। जनरली जो लोन है वो एंडोमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट इशू, मतलब इजीली हो जाते हैं। एंडोमेंट, अगर आपने कोई एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, मैंने आपको ये पहले भी सारे प्लान्स बताए थे ना बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मतलब इसमें यही बता रखा है, निधि पॉलिसी बोलते हैं एंडोमेंट प्लान्स को। तो साधारणतः स्थायी निधि पॉलिसी के तहत ही ऋण उपलब्ध होता है। पॉलिसी धारक को ब्याज सहित ऋण की वापसी करनी पड़ती है। वित्तीय संस्थाएं भी इन पॉलिसियों पर ऋण की स्वीकृति देती हैं, ठीक है। यही लाइन यहाँ पर लिखी है, जनरली द लोन इज अवेलेबल अगेंस्ट एंडोमेंट पॉलिसी। द पर्सन हैज टू पे बैक द लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट।
The financial institutions also allow loans against such policy. यही सारी बातें मैंने आपको बताई। अब बात ये आती है कि what are the requirements for granting loan, कि ऋण देने के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं जिनको एक पॉलिसी होल्डर को पूरा करना होता है तभी उसको ऋण मिलेगा अगेंस्ट द पॉलिसी। तो द फर्स्ट इज, सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको लोन के लिए एप्लीकेशन देनी है विद एन एंडोर्समेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन दैट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द पॉलिसी। तो आपने जो भी पॉलिसी के नियम और शर्तें लागू होती हैं उसके बेसिस पर आप एक लोन के लिए एक एप्लीकेशन देते हो। फिर पॉलिसी इज टू बी साइंड इन फेवर ऑफ इंश्योरर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस भी, अगर आप जो लोन है वो इंश्योरर से ले रहे हो या आप लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, उसके बेसिस पर आप क्या करते हो कि आप पॉलिसी को एंडोर्स करते हो, पॉलिसी को असाइन करते हो और फिर आपको रिसीट ऑफ लोन अमाउंट, आपको लोन का अमाउंट मिल जाता है। वेरी सिंपल। आपने अप्लाई करना है लोन के लिए। जब आप अप्लाई करोगे आपने अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना है और जो भी आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको आपने असाइन कर देना है। असाइनमेंट पढ़ा था ना, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना, तो अभ्यर्पित कर देना है आपने। असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी किसको कर देनी है, जिस भी पर्सन से आप, जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या जिस भी इंश्योरर से आप लोन ले रहे हो, फिर आपको लोन के पैसे मिल जाएंगे। अब बात ये आता है कि आपको किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ लोन मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो अधिकतम राशि होती है ऋण की वो आपको कितनी मिल सकती है, आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जितनी भी होगी उसकी 90%, ठीक है। तो इसको हम समर्पित मूल्य बोलते हैं। तो ऋण की अधिकतम राशि पॉलिसी के समर्पित मूल्य एवं बोनस जो भी होगा उसका 90%, 90% होती है, ठीक है। और इन केस ऑफ पेड अप पॉलिसीज, यदि कोई जो पॉलिसी है वो पेड अप पॉलिसी है, तब जो वैल्यू है लोन की तो वो क्या रहेगी, द अवेलेबल इज 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू। तो पेड अप पॉलिसी की वैल्यू कितनी होती है, 85% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको मतलब का आपको लोन मिलता है। मान लो आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, तो आपको इस केस में आपको कितना लोन मिल सकता है, मैक्सिमम 90,000, बिकॉज 1 लाख का 90,000 कितना होगा, 90% होगा। अब उसके केस में जो आपने ऑब्वियसली लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो वेरी करता है कि किस रेट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंश्योरर टू इंश्योरर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे भी आप लोन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उन्हीं के रेट्स ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन लोन डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो LIC का जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 9% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट नॉर्मली हाफ ईयरली बेसिस पर होता है, 6 महीने में अर्धवार्षिक दर पर आपको ब्याज का भुगतान करना होता है। लोन्स आर ग्रांटेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और वही है कि मिनिमम जो है कि मिनिमम है ये, तो जो लोन की जो राशि है वो आपको मेन कितने टाइम के लिए मिलता है, मिनिमम 6 टाइम पीरियड के लिए मिलता है। एंड इन केस द क्लेम अराइजेस ड्यू टू द डेथ एंड मैच्योरिटी विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ओनली अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लास्ट लाइन में क्या है बच्चों, यदि ऋण की तिथि से 6 महीने के भीतर मृत्यु अथवा पॉलिसी की परिपक्वता के कारण दावा किया जाता है तब ब्याज केवल मृत्यु की या पॉलिसी की परिपक्वता तिथि तक ही लिया जाएगा। यानी कि जब लोन तो चाहे लंबा चलता रहेगा लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ तभी तक आएगा कि जब उसकी डेथ हो गई पॉलिसी होल्डर की। यही चीज है ना कि अगर मीनवाइल आपने किसी पर्सन ने लोन लिया तो अब लोन की जो भी टाइम पीरियड था लोन तो उतने टाइम में आपको रीपे करना है, लेकिन मीनवाइल पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई। तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो पॉलिसी तो मैच्योर हो गई, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कब तक जाएगा, जिस दिन पॉलिसी मैच्योर हो गई, दैट्स इट। उसके बाद लोन का इंटरेस्ट नहीं होगा। ये एक बेनिफिट है लोन अगेंस्ट पॉलिसी में। द नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ लोन्स, यानी कि ऋण की सीमा क्या रहेगी। So, यहाँ पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर एज फॉलो। सेक्शन 29 है बच्चों, इसमें ये बता रखा है कि नो इंश्योरेंस कैन ग्रांट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी टू एनी डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट, एक्यूटरी, ऑडिटर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। की कोई भी इंश्योरेंस जो है कंपनी वो लोन नहीं दे सकती किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी भी पर्सनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। किसको नहीं दे सकती, किसको लोन नहीं दे सकती, यहाँ पर दे रखा है किसी भी डायरेक्टर को, मैनेजर को, मैनेजिंग एजेंट, ऑडिटर और ऑफिसर को।
हाउएवर, लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर दिया कि जो लोन है कैन बी ग्रांटेड टू देम अगेंस्ट द पॉलिसी। वो नॉर्मली ऐसे लोन नहीं दे सकते, लेकिन यस अगर वो पर्सन अपनी पॉलिसी असाइन करते हैं इनको, तो इस केस में इंश्योरेंस जो है वो उनको लोन दे सकते हैं। फर्दर द इंश्योरेंस कंपनी कैन ग्रांट अ लोन और एडवांस टू इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। अब इंश्योरेंस कंपनी अपनी सब्सिडरीज को लोन दे सकती है। एंड इफ द लोन इज ग्रांटेड टू द सब्सिडरी आउट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड, देन द मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू IRDA विद इन 30 डेज ऑफ सच लोन। अगर वो लोन जो दे रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस फंड में से दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसे केस में, अब ऑब्वियसली वो लाइफ इंश्योरेंस फंड है, वो तो क्लेम सेटलमेंट के लिए कंपनी ने रखा है, तो ऐसे केस में उनको 30 डेज के अंदर अंदर ऐसे लोन की इंफॉर्मेशन जो है IRDA को देनी होती है। क्लियर? आई रिपीट दिस फर्स्ट पॉइंट इन ब्रीफ। पहली बात, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने डायरेक्टर, एजेंट, मैनेजिंग एजेंट, ऑडिटर ऑफिसर को लोन नहीं देगी। ऐसे नॉर्मली नहीं लोन देने के लिए एलिजिबल है, बिकॉज वो तो इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिनके अभी मैंने नाम लिए, वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पॉलिसी वो देता है, पॉलिसी असाइन करता है, तो पॉलिसी के अगेंस्ट ये व्यक्ति इंश्योरेंस से लोन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस कंपनी लोन तो दे सकती है, लेकिन वो किसको दे सकती है? सिर्फ अपनी सब्सिडरीज को दे सकती है, और उसके लिए भी उसको 30 दिन के अंदर अंदर IRDA को इन्फॉर्म करना है कि हमने लाइफ इंश्योरेंस फंड का पैसा यूज किया है लोन के लिए। The second is provisions of section 8060 of the Indian Companies Act 1913 is not applicable either on the company or director if such loan is made against the policy on his own life and the loan is within the surrender value of policy। बच्चों सेक्शन 80D है इंडियन कंपनीज एक्ट का 1913 में, जहां पर ये लोन से रिलेटेड कुछ क्लॉज है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वो वाले क्लॉज जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे, और तब एप्लीकेबल नहीं होंगे कि यदि देखो अब लोन किसको मिला है? कंपनी को मिला है, डायरेक्टर को मिला है, तो कंपनी और डायरेक्टर के लोन से रिलेटेड जो क्लॉज कंपनीज एक्ट के हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो लोन है वो उसने अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लिया है, और उस लोन की वैल्यू सरेंडर वैल्यू से कम है। यदि वो लोन उसने, और नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी देगी ही नहीं, तो अगर वो कहीं और से लोन ले रहे हैं तो वो नॉर्मल पॉलिसी के अगेंस्ट मत नहीं है, पॉलिसी उन्होंने नहीं दी है, तो उसमें सरेंडर वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में इंडियन कंपनीज एक्ट के रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ कि यदि किसी कंपनी ने या किसी डायरेक्टर ने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लिया, मैंने यहीं पर बताया ना कि वो वैसे तो ले ही नहीं सकते, और अगर ले रहे हैं तो उनको पॉलिसी देनी पड़ेगी। तो यदि उन्होंने अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन लिया और उसकी लोन की वैल्यू सरेंडर वैल्यू से कम है, तो उस केस में क्या होगा? उनके ऊपर जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के 80D के सेक्शन के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। द थर्ड पॉइंट हियर इज नो इंश्योरेंस कंपनी कैन ग्रांट लोन अंडर सेक्शन 29(1)। अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है इनको लोन्स नहीं दे सकते, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कब एनी लोन्स ऑन टेम्परेरी एडवांसेस नहीं दे सकती है, चाहे वो हाइपोथिकेशन पर हो, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी पे हो, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोन नहीं दे सकती है। अदरवाइज देन लोन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1, कि सिर्फ वही लोन दे सकती है जो कंपनी ने सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 में लोन स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, वो कौन से हैं वो हम अभी देखेंगे आगे। नेक्स्ट इज टेम्परेरी एडवांसेस कोई नहीं दे सकती किसी चीफ को, किसी स्पेशल एजेंट को, किसी इंश्योरेंस एजेंट को, ताकि वो अपने इंश्योरेंस को, अपने काम को कर सके। फर्दर द एडवांसेस कैन बी ग्रांटेड टू देम सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग। तो पहले तो नॉर्मली नहीं दे सकते, जैसे डायरेक्टर को नहीं दे सकते, बट इन केस देना हो चीफ को या स्पेशल एजेंट को या इंश्योरेंस एजेंट को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि लोन का अमाउंट जो है वो उसकी ओवरराइडिंग रिन्यूअल कमीशन से कम होना चाहिए, जो भी उसने कमाया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी स्पेशल एजेंट को दिया जा रहा है तो लोन का अमाउंट फिर से रिन्यूअल कमीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो टेम्परेरी एडवांस जो भी दिया है, पहली बात वो रिन्यूअल कमीशन से कम होना चाहिए, और वो रीपेबल विद इन 2 years होना चाहिए फ्रॉम द डेट जिस दिन वो इशू की, जिस दिन वो उसको अपॉइंट किया गया, और वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता 500 का देना भी क्या है। आगे देखो, इन द केस ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट द अमाउंट ऑफ लोन शुड नॉट एक्सीड द, अगर इंश्योरेंस एजेंट के केस में रिन्यूअल कमीशन, देखो चीफ एजेंट के केस में कितना ओवरराइडिंग रिन्यूअल कमीशन, स्पेशल एजेंट के केस में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिन्यूअल कमीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इंश्योरेंस के अगर इंश्योरेंस
एजेंट को दे रही है तो वो भी रिन्यूअल कमीशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए एडवांस का अमाउंट, और 2 साल के अंदर अंदर उस एजेंट को रीपे करना है जिस दिन वो अपॉइंट हुआ था उसके 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल सच एडवांसेस, जो टोटल अपने जितने भी एजेंट्स को अगर ये एडवांस दे भी सकते हैं तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है, शुड नॉट एक्सीड 10,000, और वो भी किसके लिए, हुज बिजनेस इन फोर्स इज 1 करोड़ और मोर, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये।